मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आनुवांशिकता का तीसरा नियम पढ़ा था, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, और उसी के साथ आपका वो अध्याय पूरा हो गया है। आज नया अध्याय चालू करते हैं जो आपका लेसन नंबर 4 है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह या इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इसमें इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा और ब्लड ग्रुप का मतलब है रक्त समूह। तो आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होती है, रक्त समूह क्या होते हैं, कौन कौन से रक्त समूह होते हैं, वो अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान की। क्या है ये? वैसे तो विज्ञान की एक शाखा है ये, जिसमें देखो रोगाणुओं के उन्मूलन या उनके बचाव हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और उनसे संबंधित तंत्रों का अध्ययन जो किया जाता है उसको ही क्या कहा गया है? प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा का मतलब रोगों से रक्षा करना या रोगाणुओं से रक्षा करना। तो यह हमारे शरीर में भी क्षमता होती है कि वो रोगाणुओं से क्या करे, उससे रक्षा करे ताकि अपने शरीर में रोग नहीं हो। तो उससे संबंधित रोगाणुओं के उन्मूलन संबंधित या रोगों से बचने संबंधित शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं या उनसे संबंधित जो तंत्र हैं जो इन क्रियाओं को कर रहे हैं, उसी के अध्ययन को क्या नाम दिया है? प्रतिरक्षा विज्ञान। अब इसकी विधियों के प्रकार देखो या प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार। ये दो प्रकार है मुख्य रूप से, जिसमें पहला प्रकार है स्वाभाविक, इसी का दूसरा नाम है जन्मजात, इसी का तीसरा नाम और है अनिर्दिष्ट, और इसी का चौथा नाम भी है प्राकृतिक, या इसी को सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हैं। तो ऐसे 4-5 नाम है इसके। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कह सकते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि कह सकते हैं, अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा विधि कह सकते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि कह सकते हैं, और सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हैं। जो कि नाम से ही पता लग रहा है जन्मजात है, यानी जन्म से ही अपने को ये माता पिता से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दूसरा है उपार्जित या विशिष्ट, या इसी को अनुकूली प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, उपार्जित, विशिष्ट और अनुकूली प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ये जो अपनी प्रतिरक्षा विधि है ये जन्म के बाद में शरीर में निर्मित होती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? उपार्जित। विशिष्ट नाम भी दिया इसको। विशिष्ट इसलिए दे रहे हैं कि ये विशेष रोगों के लिए या विशेष रोगाणुओं के लिए प्रतिरक्षा का उत्पन्न करती हैं या उसको रोकने का काम करती हैं, इसलिए इसको विशिष्ट नाम या अनुकूली नाम भी दिया है। ये सामान्य प्रतिरक्षा जो है ये सभी रोगों के लिए सामान्य रूप से कार्य करती है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है जिसमें एक जनरल डॉक्टर होता है जो सभी बीमारियों की दवाइयाँ देता है, और कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी होते हैं, सर्जन होते हैं जो केवल एक रोग से ही संबंधित होते हैं। ये वो आई आपकी विशिष्ट के अंतर्गत। और जो सामान्य रूप से जो जनरल डॉक्टर है वो अपने एक तरह से प्रतिरक्षा को किस प्रकार की दे रहे हैं अपने को? सामान्य प्रकार की। तो उसी प्रकार से अपने शरीर में भी रोगों से लड़ने की क्षमता है। तो सभी रोगों के लिए जो सामान्य रूप से लड़ रही है वो प्रतिरक्षा तो क्या कहलाएगी? सामान्य। और किसी विशेष रोग या विशेष रोगाणु के प्रति यदि ये प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही है तो वो कहलाएगी उपार्जित या विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा विधि। इसके भी 2 प्रकार हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। कौन कौन सी प्रतिरक्षा है ये? सक्रिय और निष्क्रिय। अब देखते हैं इनकी परिभाषाएं क्या है ये। तो पहला देखो स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा विधि क्या होती है, इसके अंतर्गत कैसे कार्य करती है। तो यह प्रतिरक्षा जो है किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है, अपितु यह सभी प्रतिजनों या रोगाणुओं के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। जो कि क्या कह रहे हैं कि प्रतिरक्षा जो है ये कोई विशेष रोगाणु से कोई विशेष रूप से रक्षा नहीं करती हैं, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती हैं। जैसे अभी आपको एक डॉक्टर का उदाहरण बताया था, एक जनरल डॉक्टर होता है जो सभी बीमारियों का इलाज करता है, और विशिष्ट प्रकार के जो डॉक्टर्स होते हैं
वो विशेष रोग के लिए होते हैं, तो वो इस प्रकार से नीचे वाले उदाहरण के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो जनरली जो बात कर रहे हैं वो किस में आएंगे, स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षी में। तो यह प्रतिरक्षी सभी के अंदर होती है अपने शरीर में। जैसे ही कोई रोगाणु उसमें प्रवेश करता है तो ये क्या करते हैं, सभी के लिए समान रूप से उसका कार्य करती हैं या उसको रोकने का काम करती हैं। इसके बाद देखो दूसरा प्रकार, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि, जो कि नाम से पता लग रहा है इसमें कि ये विशेष प्रकार के प्रतिजनों के विरुद्ध ही कार्य करती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है इसमें पोषक का मतलब जिसके अंदर ये उत्पन्न हो रहे हैं वो पोषक कहलाएगा। तो किसी विशेष सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत ही विशिष्ट प्रकार से क्या करती है, प्रघात करती है या उस पर आघात करती है। और इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। भाई इसमें तो पहले से ही है, जन्मजात हैं, जबकि इसमें क्या होगा कि जैसे ही सूक्ष्म जीव शरीर में जा रहा है और या कोई बाह्य पदार्थ या बाह्य प्रतिजन उसमें दिया जा रहा है तो उसके प्रति जो प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है वो किसमें होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि में। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिजन के साथ में विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं। तो जैसे ही कोई प्रतिजन शरीर में मिलता है या कोई रोगाणु मिलता है तो ये जो प्रतिरक्षी जो बनी है ये उसके साथ में क्रिया करेगी। जैसे कि मान लो कि ये कोई ए प्रतिजन है और प्रतिरक्षी बन गया इसका जैसे बी, तो ये हो गया आपका प्रतिजन और ये हो गया इसका प्रतिरक्षी। ये दो अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर ये प्रतिजन है और ये क्या हो गया, प्रतिरक्षी हो गया। या इसको सूक्ष्म जीव मान लो, ये सूक्ष्म जीव है, रोगाणु है, ये प्रतिरक्षी इसमें बन रही है बी वाली। तो इसकी बात हो रही है। तो ये प्रतिरक्षी क्या करती है, प्रतिजन के साथ में विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाएं करती है जो उसी रोग से संबंधित होगी या उसी रोगाणु के संबंधित होगी और उसके साथ में क्रिया करके क्रिया करती है जिसके कारण कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। तो इसमें एक अभिक्रिया हो रही है, तो होगा क्या कि ये प्रतिरक्षी जो होता है इस प्रतिजन के साथ में जुड़ जाती है। इस प्रकार से दोनों जुड़ जाती हैं, वो उसकी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा कहलाती है। तो वो प्रतिरक्षा जो बन रही है शरीर में, रोग से लड़ने की क्षमता जो बन रही है वो सक्रिय हो जाती है या उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शरीर में उस प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है या उससे बचाव किया जाता है या उसको नष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो उपार्जित या विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा विधि होती है। तो वापस देख लो, इसमें तो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रतिरक्षी है सामान्य या जन्मजात जो है ये किसी विशेष रोगाणु के लिए विशिष्ट रूप से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, केवल क्या करती है, ये सभी प्रतिजनों या रोगाणुओं के विरुद्ध समान रूप से समान तरीके से क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जबकि उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा जो होती है ये बाद में बनती है। ये तो जन्मजात है, ये पहले बन जाती है, शरीर में बनी हुई है, तो ये तो सामान्य रूप से कार्य करती हैं। अब विशेष प्रकार में क्या होगा कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में जो पोषक है वो किसी सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत ही विशिष्ट प्रघात करता है। तो इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है, जबकि इसमें पहले से बनी हुई है और इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण बाद में होगा। इसके बाद में ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे, प्रतिजन के साथ में विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। जैसे ये दोनों आपस में पहले जुड़ जाएंगे और जुड़ने की जो क्रिया है इसी को कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये क्रिया इसकी क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है या रोगाणुओं को ये नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके कारण इसके कारण क्या हुआ, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है या उसको नष्ट किया जाता है। अगला देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो कि उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के ही प्रकार हैं ये। तो पहला देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, तो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। जैसे इसमें कोई प्रतिजन बन रहा है या कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर रहा है तो अपना शरीर क्या करेगा, स्वयं ही उस प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण कर लेता है और करता है। और यह प्रतिरक्षा जो है
केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए ही होती है जिसके विरुद्ध ये प्रतिरक्षी का निर्माण किया गया है। जैसे मान लो ये ए कोई प्रतिजन है और बी कोई प्रतिरक्षी इसमें उत्पन्न कर दिया गया है, तो ये बी केवल इस ए प्रतिजन के विरुद्ध ही कार्य करेगी, किसी दूसरे प्रतिजन के लिए कार्य नहीं करेगी। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है उसको क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। दूसरा प्रकार देखो इसी में निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें स्वयं कोई प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करती है, शरीर में प्रतिरक्षी नहीं बन रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाता है? बाहर से प्रतिरक्षी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं और इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का फिर निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे कि डिप्थीरिया रोग है, टिटनेस के टीके हैं, तो टीके जो अपने को लगाए जाते हैं वो भी प्रतिरक्षी का ही काम करते हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं और उस रोग के लिए जिस रोग का वो टीका लगाया गया है तो उसी से संबंधित रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर में पैदा होती है और उससे अपने को वो रोग नहीं होते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार के टीके लगते हैं अपने को, तो वो टीके जो हैं वो प्रतिरक्षी का ही निर्माण करते हैं शरीर में, जिससे उससे संबंधित जो रोग है उसका उन्मूलन किया जाता है।